हेलो फ्रेंड्स, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर 11th का ये चैप्टर है और इसमें हमने जो टॉपिक स्टडी किया था अबाउट रेजिस्टर हमने स्टडी किया था। रेजिस्टर के वैल्यू हमने फाइंड आउट किए थे कलर कोड से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम सीखने वाले हैं दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। क्या सीखने वाले? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो अब जो आपको डायग्राम दिया गया है उसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। मींस अगर नंबर ऑफ रेजिस्टर को हम एक ही सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में लगाते तो उसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ओके, सो रेजिस्टर रेजिस्टर्स connected in single electrical path। सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में ये कनेक्टेड है। अब सिंगल इलेक्ट्रिकल पाथ में कनेक्ट होने से होता क्या है? देखो, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जब यहां आता है तो ये डिवाइड हो जाता है। इसको वोल्टेज मिलता है V1, इसको मिलता है V2 और दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज हमें कितना मिलेगा? V। सो इस केस में वोल्टेज डिवाइड होता है। वेयर एज एक ही रास्ता है तो करंट सेम जाएगा, ठीक है। सो अगर सिंगल पाथ में रेजिस्टर कनेक्टेड है तो उसे क्या कहा जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसमें याद रखो कि इस केस में करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन सेम। ओके, एक करंट क्या रहेगा? सेम। सारे रेजिस्टर में से करंट क्या जाएगा? सेम। बट पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स वोल्टेज डिवाइड्स इन रेजिस्टर्स। तो जितने रेजिस्टर होंगे उस हिसाब से वोल्टेज डिवाइड होगा। करंट रिमेन सेम, वोल्टेज डिवाइड। सो कंसीडर रेजिस्टर R1 एंड R2, दो रेजिस्टेंस दिए V1 एंड V2, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस R1 and R2. Okay, I current flowing through resistors और सर्किट ठीक है। तो अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन दे लिया है, एक ही पाथ में दोनों रेजिस्टर कनेक्टेड है। ओके, अब इस सर्किट में वोल्टेज डिवाइड होगा। वोल्टेज V किस में डिवाइड होगा? V1 और V2 में। और इस सर्किट से बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज करंट I फ्लो करेगा दोनों रेजिस्टर में से, वो सेम रहेगा। तो कंसेप्ट सीरीज में ये याद रखना है, करंट सेम, वोल्टेज क्या होगा? स्प्लिट अप होगा। वोल्टेज क्या होगा? स्प्लिट अप होगा। तो अब वोल्टेज, टोटल वोल्टेज कितना है? V कितने में स्प्लिट अप हो गया? V1 प्लस V2। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर V is equal to V1 plus V2। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। V is equal to V1 plus V2। नाउ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अब हम ओहम्स लॉ पे आते हैं। ओहम्स लॉ में क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। सो पहले रेजिस्टर के लिए वोल्टेज कितना है? V1। तो कैसे होगा? V1 इज इक्वल टू, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है I और रेजिस्टर R1। देयरफॉर ये आ गया पहले के लिए।
सिमिलरली सेकेंड के लिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू I R2, वोल्टेज V2, करंट फ्लो कर रहा है I और रजिस्टर R2। अब ये हो गया, पुट करेंगे हम इन दोनों को, क्या करेंगे, पुट करेंगे तो क्या होगा, V इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2, दैट इज V इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2। अब ये जो दो रेजिस्टर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ये दो रेजिस्टर जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट करने के जितना अपोजिशन एक्ट करेगा उतना एक सिंगल रेजिस्टेंस भी अपोजिशन कर सकता है। मींस एक रेजिस्टर है जिसका वैल्यू है RS, जिसका वैल्यू है RS, उसको वोल्टेज दिया सेम V, कितना वोल्टेज दिया V, और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है I, और R1 और R2 जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये सिंगल रेजिस्टर भी उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, उतना ही अपोज करेगा। तो दोनों मिलके जितना अपोज कर रहे उतना ही सिंगल रेजिस्टर। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर V इज इक्वल टू I RS, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, देयरफॉर I RS इज इक्वल टू I R1 प्लस R2। तो I कट हो गया एंड देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो अगर हम दो रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, एडअप हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, एडअप हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर R1 और R2 दोनों सीरीज में लगे तो दोनों रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। चलो अब इफ देयर आर n रेजिस्टेंस, इफ n resistors are connected in series, ओके अब n रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है तो फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू RN। ये हो गया जनरल इक्वेशन, ये हो गया जनरल इक्वेशन फॉर n रेजिस्टेंस। अब सारे रेजिस्टर अगर इक्वल होंगे तो इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू RN, और इन सब का वैल्यू मिलके हो रहा है R, सबका वैल्यू कितना है R, R1 का वैल्यू R, R2 का वैल्यू R, R3 का वैल्यू R। अब इस सबको पुट करो तो क्या होगा, R प्लस R, 2R प्लस R, 3R प्लस 4R, ऐसे कितने R को ऐड करने, N ऐड, R को हम ऐड करेंगे। देयरफॉर RS इज इक्वल टू, इस केस के लिए हो जाएगा N इंटू R। अगर दो रेजिस्टेंस को R ऐड किया तो 2R, 3 को ऐड किया तो 3R, 4 रेजिस्टर को ऐड किया तो R प्लस R प्लस R प्लस R, कितना हो जाएगा 4R। तो ऐसे ही हम कितने रेजिस्टर को ऐड कर रहे हैं, N रेजिस्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये RS इज इक्वल टू N टाइम ऑफ R। तो सारे रेजिस्टर जब इक्वल होंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इक्वल नहीं होंगे तो डायरेक्ट एडिशन, जितने रेजिस्टर होंगे 3 होंगे तो 3 को ऐड करना है, 4 होंगे तो 4 को ऐड करना है। समझ में आ गया, सिंपल प्रोसेस है। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर आपको समेशन फॉर्म में लिखना है, दैट इज समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 टू N RI। ये भी सिंपल फॉर्मूला से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में याद रखने वाले पॉइंट, एक ही पाथ में अगर सारे रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो उसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट रिमेन कांस्टेंट या करंट रिमेन सेम, सभी रेजिस्टर में से करंट सेम पास करेगा लेकिन वोल्टेज स्प्लिट अप होगा। वोल्टेज क्या होगा, स्प्लिट अप। तो हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, अगर 3 होंगे तो V1 प्लस V2 प्लस V3, देन ओम्स लॉ अप्लाई करना है। ओम्स लॉ अप्लाई करके हमें वो फॉर्मूला निकालना।
ये समझ में आ गया सीरीज का सिंपल फॉर्मूला। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे तो सबको ऐड करना है, अगर सारे रजिस्टर इक्वल होंगे तो जितने रजिस्टर होंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, n होगा तो n से, 4 होंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना। ये समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ अ रेजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, अगर दो रेजिस्टर क्या हुआ है, देखो दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल में। सो इफ नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट्स, नंबर ऑफ रेजिस्टर, 3 रेजिस्टर, 4 रेजिस्टर, कितने भी रेजिस्टर दो पॉइंट के बीच में अगर कनेक्ट होंगे, देन दिस इज नोन एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ resistors are connected between two points in electric circuit, then it is known as parallel combination of resistors। तो अगर दो या दो से ज्यादा, ओके, इफ 2 or more than 2 resistor are connected between 2 point in a electrical circuit, दो पॉइंट के बीच में, इलेक्ट्रिक सर्किट के दो पॉइंट के बीच में अगर ये कनेक्टेड है तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब दो पॉइंट के बीच में तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो हमें 2 पॉइंट लगता है, तो इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, कितना होगा, V। तो इस केस में पोटेंशियल रिमेन सेम बिटवीन ऑल द रेजिस्टर एंड करंट क्या होगा, करंट स्प्लिट अप होगा, क्योंकि इस करंट के लिए 2 वायर्स है यहाँ, तो एक I1 होगा और I2 होगा। तो इस केस में वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट स्प्लिट अप। ओके, तो अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आपको पॉइंट समझ में आ गया। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम एंड करंट क्या होगा, स्प्लिट्स अप, करंट स्प्लिट अप होगा, दो पार्ट में हो गया। अगर दो रेजिस्टर है तो दो पार्ट में, 3 होगा तो 3 पार्ट में, ठीक है। सो कंसिडर रेजिस्टर R1 एंड R2, कंसिडर रेजिस्टर्स R1 एंड R2 connected in parallel, connected in parallel। V voltage across R1 and R2, I1 current flowing through R1 and I2 current flowing through R2, ठीक है। अब पूरे सर्किट से करंट कितना जा रहा है, I, टोटल करंट। सो टोटल करंट स्प्लिट अप हो गया I1 प्लस I2 में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, अब वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। इसलिए जो हम ये पॉइंट लिखते हैं, कौन सेम है और कौन स्प्लिट अप हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर वोल्टेज सेम है, करंट स्प्लिट अप हो रहा है, तो ऐड किसको करना है, करंट को ऐड करना है। इसके बाद वापस सेम प्रोसीजर, ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR। तो पहले रेजिस्टर के लिए क्या होगा, V तो कॉमन है, I1 R1 एंड देयरफॉर हमें चाहिए एक I1 का वैल्यू यहां पुट करने के लिए, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R1। सिमिलरली
V इज इक्वल टू I2 R2, दूसरे रेजिस्टर के लिए I2 R2, एंड देयरफॉर I2 इज इक्वल टू VR2, ये आ गया। एंड अब ये दो रेजिस्टर कॉम्बिनेशन से जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जितना रेजिस्टर प्रोड्यूस करेंगे, उतना रेजिस्टर, सिंगल रेजिस्टर भी काम कर सकता है, तो एक रेजिस्टर भी ऐसा काम कर सकता है। तो आरपी ऐसा रेजिस्टर है, दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल होगा, जितना इफेक्ट ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, जो इफेक्ट ये दोनों प्रोड्यूस करेंगे, ये सिंगल रेजिस्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ये सिंगल रेजिस्टर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसमें से भी करंट आई पास करेगा और वोल्टेज वी होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं देयरफॉर V इज इक्वल टू आई आर पी। यहां लिखता हूं मैं इसके ही नीचे, V इज इक्वल टू आई आर पी, एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन आर पी। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने से जो वैल्यू बनेगा वो आरपी इतना होगा, ठीक है। तो अब इन तीनों को पुट करते हैं, देयरफॉर अब इस फॉर्मूला में क्या होगा, V आर पी इज इक्वल टू I1 का वैल्यू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, अब V कॉमन, V आर पी इज इक्वल टू V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। सो V कट, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये होगा अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो याद रखना ये 1 अपॉन RP है, डायरेक्ट RP का वैल्यू हमें नहीं मिलता। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। अब अगर बहुत सारे रेजिस्टर है, n नंबर ऑफ रेजिस्टर, इफ n नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn। अगर ये सारे के सारे रेजिस्टर इक्वल है, अगर ये सारे के सारे रेजिस्टर इक्वल है, इसको हम समेशन के फॉर्म में पहले लिख लेंगे। समेशन कहां से स्टार्ट होगा, I इज इक्वल टू 1 से n 1 अपॉन R, 1 अपॉन, ठीक है। तो अगर हम सारे रेजिस्टर को इक्वल कर देंगे, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 I5 और Rn, इस सबका वैल्यू होगा R, सबका वैल्यू क्या होगा R। तो अगर हम ऐड करेंगे 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, कैसे होगा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, तो R कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, और एक R ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3R। तो ऐसे कितने R को ऐड करना है हमें, n, तो क्या होगा n अपॉन R, n अपॉन R, ठीक है। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे, देयरफॉर 1 अपॉन RP इज इक्वल टू n अपॉन R, एंड देयरफॉर RP इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय n, R डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, हमें RP का वैल्यू निकालना होता है। तो जब बहुत सारे रेजिस्टेंस हो गए तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा हमें यूज करना है। अब अगर दो रेजिस्टर होंगे तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो, उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। तो ये नोट करके लिख लो आप कि अगर दो रेजिस्टर है, सिर्फ दो रेजिस्टर का फॉर्मूला है, ओनली फॉर 2 रेजिस्टर। तो जो हमने फॉर्मूला फाइंड किया फॉर 2 रेजिस्टर, ओनली 2 रेजिस्टर के लिए क्या फॉर्मूला फाइंड किया हमने, RP इज इक्वल टू
1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 3 रजिस्टर के लिए नहीं, सिर्फ 2 रजिस्टर, याद रखो अगर 2 रजिस्टर होंगे तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा, दोनों का एलसीएम R1 प्लस R2, सॉरी R1 इंटू R2, R1 इंटू R2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां आएगा R2 प्लस R1, इसको R2 से मल्टीप्लाई किया, इसको R1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 1/RP। एंड देयरफॉर RP इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 को मैंने आगे ले लिया, R2 को पीछे ले लिया। तो अगर 2 रेजिस्टर होंगे तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, 3 रजिस्टर होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही अप्लाई करना है। अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे सारे R/N, जितने इक्वल होंगे रजिस्टर का वैल्यू डालना है, उसको उतने से डिवाइड करना है। दोनों कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इजी है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, दोनों के एक इजी सम ले लेते हैं, ओके, इजी सम ले लेते तो आपको एक समझ में आ जाएगा इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 रेजिस्टर है, कंसीडर 3 रेजिस्टर, थ्री रेजिस्टर्स, टेन ओहम, 20 ओहम एंड 30 ओहम। तीन रजिस्टर, 10 ओहम, 20 ओहम एंड 30 ओहम। अब पहले हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, देन पैरेलल में। इफ कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड सीरीज इक्विवेलेंट resistance and if they connected in parallel, find parallel equivalent resistance। तो अब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहां एक ले लेते हैं पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। चलो सीरीज कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, 3 रेजिस्टर R1 और R2, ये है 1 2 और 3 रेजिस्टर कनेक्टेड, एक ही लाइन में कनेक्टेड है, तो इसे कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। R1 R2 एंड R3, R1 का वैल्यू लेंगे 10 ओहम, R2 का 20 ओहम और इसका 30 ओहम। अब यहाँ क्या है, R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, R2 इज इक्वल टू 20 ओहम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओहम। तीनों को सीरीज में कनेक्टेड है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, that is 10 plus 20 plus 30, 60 ओहम। ये क्या आ गया, सीरीज का वैल्यू। समझ में आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अगर इसी तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, R1 is equal to 10 ओहम, R2 is equal to 20 ओहम एंड R3 is equal to 30 ओहम। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टली अभी मैं लिख देता हूं, देयरफॉर 1/RP, इसको कभी नहीं भूलना है, 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। So 1/RP is equal to 1/10 plus 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम आएगा 60 तीनों का, तो तीनों में क्या आना चाहिए, अभी 60 आना चाहिए।
तो 10 को 60 लेने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, नीचे आ जाएगा 60। 6 से मल्टीप्लाई किया, 10 को 6 से डिवाइड किया, 60 आ गया। 20 में 6 चाहिए हमें, 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और 30 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60। तो एलसीएम तो आपको आता है, इजी प्रोसेस है। 60 हमारा एलसीएम आएगा, तो 1/RP ऐड करो कितना होगा 11/60। तो RP इज इक्वल टू, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल अब उल्टा करना है, 60 डिवाइडेड बाय 11, 60 डिवाइडेड बाय 11। तो ये आएगा आपका आंसर, या इसको और भी आप पॉइंट में लेके जा सकते हो। समझ में आ गया? तो इसको उल्टा करना होता है, या और भी आप इसको क्या करोगे, पॉइंट में लेके जाओगे। पॉइंट में लेके जाओगे तो क्या होगा, 11 5 55, ठीक है, 5 बज गए। देन 11 4 44, ठीक है, इस तरह से ही चलेगा। तो ये नियर अबाउट 5/4 ओम आएगा, कितना है, और आप आगे लेके जा सकते हो, लेकिन ये जनरल, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस तरह से हमें सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करना है, सीरीज और पैरेलल को सॉल्व करना है। इजी है फॉर्मूला अप्लाई करना, इक्वल होंगे तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, ओके। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेजिस्टिविटी, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और अ रेजिस्टिविटी। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं? तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल, और रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, देन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके। सो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर resistance of conductor depends on material of conductor, मीन्स एल्यूमिनियम है, कॉपर है, स्टील है, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। देन लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ पे डिपेंड करेगा, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो किस पे डिपेंड करता है? एट पर्टिकुलर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है या पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कौन सा मटेरियल है, लेंथ क्या है और एरिया क्या है, इस पे डिपेंड करता है। सो इट इज फाउंड एट, अगर हम एक्सपेरिमेंटली इसे फाउंड करते हैं, इट इज फाउंड एट रेजिस्टेंस आर, इसे क्या कहते हैं हम, आर ऑफ कंडक्टर इज फर्स्ट directly proportional to length of conductor, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो जितना लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा। एंड सेकेंड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।
तो ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो अगर हम दोनों के लिए इक्वेशन लिखते तो पहले हमें क्या कहता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और दूसरा इक्वेशन हमें क्या कहता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दोनों इक्वेशन हमें मिलते हैं। अगर दोनों को हम कंबाइन करते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलेगा कि R is directly proportional to length and inversely proportional to area, inversely proportional to area। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं या इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाल देंगे तो एक कांस्टेंट आएगा रो L by A and therefore rho is equal to R A by L and this rho is known as a, rho क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और रेजिस्टिविटी, इसे कहा जाता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और रेजिस्टिविटी। तो अब ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, चलो रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट निकालते हैं। इसका ऐसा यूनिट देखो, रेजिस्टर का ओहम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, लेंथ का होता है मीटर, तो 1 मीटर कट हो जाएगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट होगा इसका ओहम मीटर। क्या होगा, ओहम मीटर, ये होगा इसका ऐसा यूनिट। चलो अब रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है वो देखते हैं। सपोज इफ लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट तो समझ में आ गया। अब लेंथ क्या लिया हमने, 1 मीटर और एरिया इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, पुट कर दो। सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R, इसका होगा 1 मीटर स्क्वायर और यहां होगा 1 मीटर। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू, सॉरी रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R। सो रेजिस्टिविटी किसे कहा जाता है, इट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। सो रेजिस्टिविटी ये रेजिस्टेंस है, कौन से वायर का रेजिस्टेंस है, अगर वायर का लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे वायर का रेजिस्टेंस इज नथिंग बट अ रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया। तो अगर हम बहुत सारे ऐसे वायर ले ले, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, तो अगर हम रेजिस्टिविटी निकालते हैं तो उससे हम रेजिस्टेंस कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी में लेंथ और एरिया चेंज नहीं होता, तो रेजिस्टेंस किसका कम या ज्यादा है हम कंपेयर कर सकते। ये समझ में आ गया। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भी इसका फॉर्मूला निकाला है। अगर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर देखेंगे, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रिलेशन फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी एंड ओरिजिन ऑफ ओम्स लॉ, उसमें हमने सीखा था ये, और उसमें हमें पता चला था उसमें जो कांस्टेंट आता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का और एक फॉर्मूला भी हमने सीखा था। इफ E इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, if E is a electric field and J is current density, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था, E is equal to रो इंटू करंट डेंसिटी, ये भी एक फॉर्मूला है। ओके, सो E
बाय जे रो, ई बाय जे इज रो, ये भी याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय करंट डेंसिटी भी क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इसको सिग्मा से इंडिकेट किया जाता है, किससे, सिग्मा से। तो सिंपली अगर रेजिस्टिविटी का उल्टा करते तो हमें उसे क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। सो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी is called conductivity. It is a reciprocal of resistivity, means अगर conductivity हम लिखे तो 1 अपॉन रो, क्या होगा, 1 अपॉन रो। अब इसका ऐसा यूनिट अगर हम निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा इज क्या होगा, 1 अपॉन ओहम मीटर, 1 अपॉन ओहम मीटर, और इसी को कहेंगे हम ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसे कहेंगे सीमेंस पर मीटर। वन अपॉन ओम इज नथिंग बट सीमेंस, तो ये होगा सीमेंस पर मीटर। तो ऐसे 3-4 यूनिट है, ये समझ में आ गया। ओके, करंट डेंसिटी के टर्म में भी हमने देखा, देन कंडक्टिविटी भी हमने फाइंड आउट किया। तो यहां हम स्टॉप करते हैं। आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर एंड रेजिस्टिविटी। हमने थोड़े बहुत सम भी सॉल्व कर लिए सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, और सम की आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके ऊपर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन और रेजिस्टिविटी के ऊपर सम ज्यादा आते हैं, सम ज्यादा आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप करो। तो यहाँ हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, बाय बाय। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, और कोई डाउट होगा तो वो भी कमेंट में भेज दो, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू।